सो गाइस अब फाइनली आ चुका है लैंड ऑफ मिरेकल्स का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जब माइक वापस से अपने घर पर पहुंच जाता है तो उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि अब से उसकी लाइफ तो पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो जैसा कि हमने लैंड ऑफ मिरेकल्स सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि डेव ऑरिकल ऑफ विजडम बनने के लिए उसके सभी के सभी सवालों के सही सही जवाब दे देता है, जिसकी वजह से गॉड ऑफ विजडम उसको आगे बढ़ने का मौका दे देते हैं और डेव को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऑरिकल ऑफ विजडम बनने की, जहाँ पर आकर माइक भी उसकी काफी मदद करता है, जिससे कि फाइनली वो उस लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसके बाद फिर लॉर्ड ओरेकल उसको एक ओरेकल बनने का मतलब समझाते हैं, उसे वो सारे के सारे जरूरी एलिमेंट बताते हैं जो कि उसके लिए ओरेकल ऑफ विजडम के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी थे। लेकिन माइक को तो इस बात से गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसको आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं मिला। माइक ये चाहता था कि जिस तरीके से डेव को मौका मिला है नई पावर्स को ब्रेक थ्रू करने का, उसे भी ऐसा ही कोई नया मौका मिले। इसी बारे में वो सोचते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। इसके बाद अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है छोटे से माइक को उसकी माँ के साथ में, जहाँ पर वो दोनों ही अपने नए नवेले बने सुंदर से एरिना में आ जाते हैं। और माइक की माँ ने उससे कहा था कि तुम अपनी आंखों को बंद रखना, जब तक मत खोलना जब तक कि मैं ना कहूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा और बड़ा सा सरप्राइज देने वाली हूँ। जब माइक अपनी आंखों के सामने इतने सुंदर से और बड़े से एरिना को देखता है तो वो इसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी मदर उससे ये कहने लगती है कि देखो माइक, इस सुंदर सी स्टेज को खास करके तुम्हारे लिए ही डिजाइन किया गया है। इसकी सुंदरता में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई ताकि ये तुम्हें पसंद आए। उससे पूछने लगती हैं कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, लेकिन माइक अपना सर खुजलाते हुए अपनी माँ से ये कहने लगता है कि मॉम, आप मुझे पहले ये बताइए, मेरे ख्याल से यहाँ पर तो बड़ी बड़ी फाइट को अरेंज किया जाना चाहिए, और अगर सच में ऐसा होगा तो आपने इसको इतना ज्यादा सुंदर क्यों बनवा दिया, जैसे कि यहाँ पर किसी की शादी होने वाली हो। तो उसकी मॉम उससे ये कहने लगती है कि तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ पर केवल फाइटिंग मैच ही होंगे, यहाँ पर फाइटिंग के साथ साथ ब्यूटी सिलेक्शन भी किया जाएगा। आसान शब्दों में कहूँ तो तुम यहाँ पर अपने लिए लड़की को चुनोगे, एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की जो कि आगे चलकर तुम्हारी वाइफ बनेगी। लेकिन माइक तो अभी भी सोच में ही पड़ा हुआ था कि यहाँ पर ब्यूटी सिलेक्शन क्यों होगा। उसकी माँ बताने लगती है कि हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं इसी स्टेज पर तुम्हारे लिए सभी से ज्यादा बेहतरीन ब्लाइंड डेट को अरेंज करूंगी, जिसके लिए केवल तुम्हारे लिए पूरे के पूरे फ्रीडम लैंड से सभी से ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां बुलाई जाएंगी, जिनमें से हम कुछ लड़कियों को तुम्हारी बीवियों के तौर पर चुनेंगे, जिससे कि फिर आने वाले समय में तुम्हारे भी कई सारे बच्चे होंगे। तुम खुद ही सोचो कि इससे मैं और तुम्हारे डैड कितने ज्यादा खुश होंगे। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरी जिंदगी का यही सपना है जिसको मैं देखना चाहती हूँ, जिसको मैं जीना चाहती हूँ। तो माइक सोचते हुए ये कहने लगता है कि क्या फिर मेरी भी लाइफ वैसे ही हो जाएगी जैसे कि आपकी और डैड की अभी चल रही है। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बिल्कुल, इससे भी ज्यादा सुंदर लाइफ हो जाएगी। लेकिन माइक के मन में तो वही चीजें भरी हुई होती हैं, किस तरीके से उसके डैड को उसकी माँ की हर एक कही हुई बात माननी पड़ती है। उसकी माँ के सामने उनको हमेशा ही झुकना पड़ता है, अगर वो नाराज हो जाए तो उनको मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और ये चीजें केवल इमेजिन करके ही माइक की तो रूह कांप जाती है और सोचता है कि अगर वाइफ का मतलब ऐसी जिंदगी जीना है तो मैं ये कभी भी नहीं करूंगा। बल्कि उसकी माँ तो सोचती है कि वो उसके लिए एक नहीं बल्कि कई सारी वाइफ्स लेकर आएंगे। इसलिए फिर माइक अपनी माँ से कहता है कि वैसे सबसे जरूरी काम है मेरे लिए वॉरियर्स को डिफीट करना, जिसके लिए मुझे अपनी प्रैक्टिस भी करनी होगी, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिससे कि फिर माइक तुरंत ही अपने सिर पर पैर रख के भागने लगता है। उसकी माँ से कहने लगती है कि भागो मत, मैं एकदम सही बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए कई सारी वाइब्स को रखना ही सबसे ज्यादा सही होगा। लेकिन ये सारी की सारी बातें याद आ रही होती है माइक को, क्योंकि अब वो वापस अपने थंडर सिटी आ चुका है और इस चीज के बारे में सोचने मात्र से ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है कि अब वो कभी भी अपने पेरेंट्स से दोबारा मिल नहीं पाएगा, ना ही कभी उसकी माँ की इच्छा पूरी होगी अपना सपना पूरा करने की। जिससे कि माइक के मन में दोबारा से पुरानी यादें चलने लगती हैं, जब ये जगह पूरी तरीके से खुशनुमा हुआ करती थी। यहाँ पर थंडर सिटी में सभी लोग एक खुशहाल जिंदगी जिया करते थे। थंडर सिटी के लोग माइक के टैलेंट के फैन हुआ करते थे, वो उसको देखने के लिए आया करते थे और ये अच्छी यादें आने की वजह से वो तुरंत ही अपनी माँ और डैड की तरफ जाने लगता है, ये सोच कर कि शायद ये पल उसके लिए सच हो जाए। लेकिन वो जैसे ही अपने इस इल्यूजन भरे फैमिली के पास में पहुंचता है, ये सब कुछ तुरंत ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, जिससे कि वो पहले से और भी ज्यादा दुखी हो चुका था। वो केवल इस स्टेज को देख देख कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उस थ्रोन को देखता है जहाँ पर वो अपने डैड और मॉम के साथ में बैठा करता था और वो सोचता है कि अब वो कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब ना तो उसके मॉम डैड आएंगे और ना ही ये वक्त पीछे जाएगा। जिससे कि फिर वो रोते और अपने आंसुओं को पोंछते हुए ये सोचने लगता है कि अब जो हो चुका है वो उसको बदल तो नहीं सकता, इसलिए अब उसे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा। माइक कहता है कि अब सबसे पहले उसको जाकर अपने ग्रैंड एल्डर से मिल लेना चाहिए। इसके लिए फिर वो तुरंत ही उनके मेंशन के पास में पहुंच जाता है। दरवाजे
के पास में खड़ा होकर उसको खटखटाने के बारे में सोचता है और ये भी सोच रहा था कि चलो जो भी हो, मैं कम से कम 9th लेवल को तो क्रॉस कर ही चुका हूँ। इन 3 सालों के अंदर मैंने जो इम्प्रूवमेंट की है इससे ग्रैंड एलर काफी ज्यादा खुश होंगे। और वो जैसे ही ग्रैंड एलर को बुलाता है उसको किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, जिससे कि वो तुरंत दरवाजा खोलकर अपने ग्रैंड एलर को देखता है जो कि किसी एक चीज को संभाल रहे थे, जैसे कि उसके नीचे कोई गया हो। और उसके ग्रैंड एलर भी यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे ताकि माइक को उसके बारे में पता ना चल जाए। तो हम अगले ही सीन में देखते हैं डेव के साथ में रहने वाले छोटे बच्चों को, जो कि डेव को अपने सामने से आता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार हमारे डेव भैया वापस आ ही गए। और इस बात को सुनकर मिस डैंग भी काफी सरप्राइज हो जाती हैं और वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सभी के सभी बच्चे डेव को देखकर खुश हो रहे थे और वो उसके पास में दौड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इन सभी के सभी बच्चों ने 3 सालों से उसको देखा ही नहीं था। डेव उन बच्चों से ये कहता है कि तुम लोग मिस डैंग की बात तो मानते थे ना, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी और अच्छे से खाना भी खाया होगा। तो सभी बच्चे कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, हमने कभी भी कोई भी शरारत नहीं की, बस ये छोटू मोटू सा बच्चा ही हमेशा परेशान करते रहता था। और मिस डैंग इन बच्चों की बातें सुनकर ही हंसने लगती हैं और फिर वो अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए डेव से ये कहती हैं कि मैं काफी खुश हूँ जो कि तुम वापस लौटकर आ गए, लेकिन मुझे ये बताओ कि पूरे 3 साल हो चुके हैं लेकिन तुमने मुझे कभी भी कोई भी मैसेज क्यों नहीं भेजा? कम से कम तुम मुझे अपने हाल चाल तो बता ही देते कि तुम कैसे हो। उसके हाथ पैरों को देखने लगती हैं कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। उससे ये भी पूछती हैं कि तुमने ठीक से खाना तो खाया कि नहीं। तो डेव उनसे कहता है कि मिस डैंग आप चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ और तंदुरुस्त भी हूँ। और इतना सुनकर फिर मिस डैंग के दिल में थोड़ी सी तसल्ली होती है कि हाँ वो एकदम ठीक है। इसके बाद फिर डेव उन सभी के सभी बच्चों से मिलने लगता है, लेकिन तभी मिस डैंग उनसे ये कहती है कि तुम बच्चे अभी अपने डेव भैया को परेशान मत करो, वो 3 सालों के बाद यहाँ पर आए हैं, उन्हें कम से कम थोड़ा सा आराम तो कर ही लेने दो। मैं अभी जाकर तुम सभी के सभी लोगों के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हूँ जो कि डेव को सबसे ज्यादा पसंद है, और तब तक तुम उसे परेशान मत करना। लेकिन डेव उनसे ये कह रहा था कि मिस डैंग आप क्यों परेशान हो रही हो, मुझे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिस डैंग कहाँ मानने वाले थे, वो कहती है कि मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगी। तभी एक प्यारा सा बच्चा डेव से ये कहने लगता है कि आप मुझे बताइए कि आखिर माइक भैया कहाँ पर है, क्योंकि वो भी तो आपके साथ में ही यहाँ से गए थे। तो डेव तुरंत ही उन चॉकलेट्स को निकाल कर उन सभी बच्चों को देने लगता है जो कि उसे माइक ने दी थी, और उनसे ये कहता है कि ये सभी के सभी तुम्हारे माइक भैया ने पहुंचाई है और कहा था कि मेरी तरफ से उन बच्चों को अपना प्यार देना। जिससे कि फिर ये सारे के सारे बच्चे उन स्वीट कैंडीज को खाने लगते हैं जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी आती हैं। और वो बच्चा डेव से ये कहने लगता है कि वैसे इस बार आपने लौटने में कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया, कि आप मुझे बताओगे कि आप माइक के साथ में ऐसी कौन कौन सी अच्छी अच्छी जगहों पर गए? मुझे पता है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेसेस होंगी। आप मुझे बताइए कि आपका वो समय कैसा गुजरा, क्या आप अपने इस सफर के दौरान फ्लावर ऑफ इटर्निटी को ढूंढ पाए? और सभी बच्चे इन बातों को जानने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो उससे पूछने लगते हैं कि क्या आप समंदर के टाइटन से भी मिले, क्योंकि हमने सुना था कि समंदर में काफी बड़े बड़े टाइटन्स भी रहते हैं। और इन सभी बच्चों की इस क्यूरियोसिटी को देखकर डेव ये कहने लगता है कि आखिर असल में यही तो मतलब है विजडम का, इस अनजानी दुनिया के बारे में अपनों से जानना और इन सारी की सारी चीजों में जानकारी करने की इच्छा करना। ह्यूमैनिटी की विजडम यही तो कहलाती है। इस बारे में सोचकर डेव काफी खुश होने लगा था कि आखिरकार बच्चों के ऊपर ग्लोरी ऑफ विजडम का असर होने लगा है। डेव उन सभी के सभी बच्चों से कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम सभी के सभी लोगों को बताऊंगा कि मैंने और माइक ने यहाँ से अपने लैंड ऑफ मिरेकल्स के ऊपर कैसे कैसे एडवेंचर किए। मैं ये सारी चीजें तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम लोग अच्छे तरीके से सुनोगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे और कहीं पर भी भागकर नहीं जाओगे। इसके बाद फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं माइक को, जो कि अपनी सारी की सारी स्टोरी बता देता है अपने ग्रैंड एल्डर को कि उन्होंने किस तरीके से अपने पावर्स के 9th लेवल को रीच किया और रेड क्वीन रूबी की मदद से वापस अपने अपने कॉन्टिनेंट पर आ गए। लेकिन अब उसकी इच्छा होने लगती है कि वो भी ग्रैंड एल्डर के जैसे उनकी थोड़ी सी वाइन ले ले। ग्रैंड एल्डर माइक से कहते हैं कि शायद मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया था, मैंने शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही मुश्किल टास्क दे दिए थे। लेकिन वैसे मैंने ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम इतने कम समय में सच में 9th लेवल में एडवांस हो जाओगे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है, कि अब तुम एनफ पावर को गेन कर चुके हो थंडर सिटी का मास्टर बनने के लिए, जिसकी फाइट को तुम आराम से कर सकते हो। और उसके ग्रैंड एल्डर उसको वाइन को तो हाथ भी नहीं लगाने देते। माइक कहता है कि वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी 3 साल कंप्लीट हुए हैं और क्या सच में मुझे थंडर सिटी के मास्टर के कंपटीशन को क्रॉस करना होगा। लेकिन ग्रैंड एल्डर इस बारे में सोच रहे थे कि अब उन्हें सच्चाई को ज्यादा देर तक नहीं छुपाना चाहिए। और वो माइक से ये कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे डैड एक राजा थे और इस तरीके से अचानक से ही गायब हो जाना ये हमारी थंडर सिटी के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट डाल रहा है कि अब इस चीज को पूरे 3 साल होने वाले हैं और अब सच्चाई को दुनिया के सामने आने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन माइक की तो नजर होती है वहाँ ग्लास में रखे हुए वाइन के ऊपर। और इसके आगे की फनी स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट
पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा। साथ ही साथ मार्शल गॉड असुरा अभी तक रिलीज नहीं हुई है। उसकी रिलीज डेट बताई गई थी 8 अगस्त की, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर उसको रिलीज क्यों नहीं किया गया है। वो सीरीज जैसे ही आएगी मैं तुरंत ही आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा।